गालिब को गए हुए 150 साल हो गए जी। 150 साल के बाद भी गालिब उतने ही मकबूल हैं और ज़्यादा ही हो रहे हैं। और ज़्यादा हो रहे हैं, ज़्यादा लोगों में हो रहे हैं। दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार है और आज हम मिर्ज़ा गालिब के बारे में आज बात करने जा रहे हैं। आज उनकी योम पैदाइश है, यानी 27 दिसंबर 1797 में मिर्ज़ा गालिब साहब की पैदाइश हुई। और आप सब लोग गालिब के जो अशार हैं उनको सुनते हैं, उनको गाते हैं। और उर्दू अदब की बात की जाए, उर्दू लिटरेचर की बात की जाए तो गालिब, मीर, इकबाल ऐसे बड़े बड़े शायर हैं जिन पे उर्दू जो ज़बान है वो टिकी हुई है। तो आज हमारे साथ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के फ़ारसी के उस्ताद प्रोफेसर अखलाक आहन साहब बात करने के लिए अभी मौजूद हैं। और सर की किताब भी जो है वो दीवाने गालिब से मुताल्लिक और गालिब से रिलेटेड बहुत सारी टॉपिक्स पे सर की किताब भी आई है। फ़ारसी के अलावा आहन साहब ने उर्दू में भी बहुत सारे शेर कहे हैं और अदब से, लिटरेचर से इनका बहुत ही सरोकार है, बहुत बड़ी दिलचस्पी है। और अभी थोड़ी देर पहले जब सर से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि 2 सालों से मैं शेर व शायरी ही कर रहा हूँ। तो सर थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया जी। और आपसे बात करने से पहले मैं इस बात की वजाहत कर दूं कि मेरा ताल्लुक़ बहुत ज़्यादा लिटरेचर के फील्ड से नहीं है। मैं तारीख़ का तालिब इल्म हूँ, लेकिन आजकल एक सिलसिला मैंने शुरू किया है कि कुछ लोगों को मैं उर्दू सिखा रहा हूँ। और बहुत लोग ये कहते हैं कि गालिब कौन थे, और कुछ मैं सवाल का जवाब दे पाता हूँ, कुछ नहीं दे पाता हूँ। तो जो एक्सपर्ट हैं, जो माहिर हैं, जो महारत रखते हैं, जिन्होंने रिसर्च किया, उन्हीं से हम सवाल करते हैं। तो सर सबसे पहला सवाल जो कि इस गुफ्तगू को मान लीजिए रिसर्च स्कॉलर सुन रहे हो या देख रहे हो, कोई आम इंसान, भारत का कोई आम इंसान या दुनिया में जो भी आदमी उर्दू अदब में, लिटरेचर में दिलचस्पी रखता है या गालिब का नाम सुना हुआ है, तो आज उनको गालिब साहब को, मिर्ज़ा गालिब को याद करते हुए क्या आपके मन में ख्यालात उठ रहे हैं? क्या पैगामात उनके मतलब अहम थे और उनका क्या कंट्रीब्यूशंस रहा है लिटरेचर के क्षेत्र में, ख़ासकर उर्दू अदब में? जी। बहुत शुक्रिया अभय। और सबसे अच्छी बात ये है कि आपको ज़बानों में इतनी अच्छी दिलचस्पी है और आपने उर्दू न सिर्फ सीखी बल्कि सिखा रहे हैं। और हम लोग हमेशा ये बात कहते हैं कि ख़ास तौर से ये जो 2 ज़बानें हैं, वैसे तो सारी ज़बानें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, उर्दू और हिंदी एक ही ज़बानें हैं जी। और इसमें सिर्फ जो है ख़त का फ़र्क है, स्क्रिप्ट का। और एक स्क्रिप्ट आप सीख लेते हैं तो फिर एक पूरी दुनिया आपके सामने हो जाती है। और उर्दू जो अदब है उसमें बहुत सारे शोरा के बारे में हम जानते हैं। मीर हैं, दर्द हैं, और मिर्ज़ा गालिब हैं, अनीस हैं, चकबस्त हैं, फ़िराक़ हैं, एक पूरा सिलसिला है, एक कारवां है। फैज़ अहमद फैज़ हैं। और हमारे कुछ असातिज़ा हैं जैसे सरदार जाफरी हैं, शहरयार हैं, तो जिनसे हमने खुद पढ़ा है। और ये एक पूरा कारवां है उर्दू शायरी का। उसमें गालिब, आम तौर से लोग कहते हैं कि गालिब सबसे बड़े शायर हैं, कुछ लोग कहते हैं मीर सबसे बड़े शायर हैं, कुछ इकबाल का नाम लेते हैं जी। लेकिन मेरी जो नाचीज़ सी जो राय है वो ये है कि ये ठीक है, मतलब बड़े कौन सबसे बड़ा शायर है ये कहना बड़ा मुश्किल काम है। सवाल भी तो अटपटा है सर। ठीक है, ये सवाल भी अटपटा है। बुनियादी तौर पे हर अहद का अपना एक शायर होता है, या जो एक कह सकते हैं कि शेर जो है वो बुनियादी तौर पे 3 चीज़ों का मजमुआ है। ठीक है, पहली चीज़ जो है वो लफ्ज़ है, ठीक है, वर्ड बोलते हैं जिसको वर्ड कहते हैं, और शब्द कहते हैं, जो भी आप कहें। दूसरी जो चीज़ है वो एहसास है जी, फीलिंग है, ठीक है, एहसास है, भावना जिसको कह सकते हैं। और तीसरी जो चीज़ है वो फिक्र है। अच्छा, मतलब सोच है, थॉट है, फिलॉसफी है। तो ये 3 चीज़ें हैं जी, मतलब
3 पिलर्स है जी। शायरी की, ठीक है। एक बार फिर से बोलते हैं, लफ्ज यानी वर्ड्स हो गए, इंतखाबात कैसे शब्दों का आप करते हैं जी। और दूसरी चीज आपकी हो गई एहसास हो गया, फिलोसफी, हाँ, यानी आपकी सोच, आपका नजरिया, और तीसरा एहसास, कितने सेंसिटिव हैं आप, कितने सेंसिटिव हैं और किस तरह से आप इन तीनों का को सिंथेसाइज करते हैं शेर में। लेकिन एक साथ ये बात भी है कि शायर जो होता है ना, वो नेचुरली होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी बहुत पढ़ा लिखा हो, किसी ने उर्दू बहुत पढ़ ली तो वो शायर हो जाएगा, या किसी ने हिंदी बहुत पढ़ ली या संस्कृत पढ़ ली तो वो शायर हो जाएगा। शायरी एक नेचुरल चीज़ है, ऐसे ही जैसे आवाज़ एक नेचुरल चीज़ है, आवाज़ को हम बहुत ज़्यादा बदल नहीं सकते। उसी तरह से इसीलिए आप देखेंगे कि दुनिया भर में आर्ट के जितने फॉर्म हैं, चाहे वो रक़्स है, मौसीकी है, ठीक है, डांस या म्यूज़िक या पेंटिंग, तो इन चीज़ों में आप सीखने का एक ऑप्शन होता है कि आप जो है अगर बहुत मेहनत करें तो गाना सीख सकते हैं, ठीक है, अगर आप मतलब नेचुरली गाने वाले नहीं हैं तब भी। लेकिन शायरी के साथ ऐसा नहीं है। अच्छा, मतलब किशोर कुमार के बारे में भी कहा जाता है कि वो बहुत उस तरह से क्लासिकल उनके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, लेकिन काम करते करते बहुत आगे बढ़ गए। लेकिन शायरी में ऐसा नहीं है, शायरी में ऐसा नहीं है। नहीं, शायरी जो है ना एक नेचुरल सी चीज, इसीलिए आप सोच लीजिए, हजारों साल से लेके आज तक कहीं नहीं बता सकते कि कोई ऐसा इदारा है या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो शायरी सिखाता हो। म्यूजिक का तो है, पेंटिंग का है ना, लेकिन शायरी कोई सिखा नहीं सकता, ठीक है। लेकिन उसके जो मीटर्स और बहर होते हैं वो आदमी सीख लेता है जी, ठीक है। लेकिन पहले शेर आया, मीटर और बहर तो उसकी बुनियाद पे बना है, टेक्निक हो गई, ठीक है। तो बहरहाल तो गालिब एक ऐसा शायर है जो हमने बताया ना कि आमतौर से शायरों के यहाँ ये 3 एलिमेंट बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में सिंथेसाइज हो जाए, ये ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब कह रहे हैं कि गालिब की खुसूसियत ये है, गालिब की खुसूसियत ये है कि उनके पास अल्फाज भी हैं बेहतर, उनके पास एहसासात भी हैं और उनके पास एक नजरिया और सोच और फिक्र भी है। उन तीनों को खूबसूरती के साथ बरतने और बुनने का जो कमाल है, जिसके यहाँ भी आ गया वो बड़ा हो जाता है। चाहे वो गालिब है, वो इसीलिए वो गालिब हो गए, चाहे वो इकबाल हो, चाहे शेक्सपियर हो, चाहे कालिदास हो, तो यही चीज़ जो है। और फिर उनका अपना कुछ होता है ख़ास अंदाज, जिसको अपना स्टाइल या अपना सब कहते हैं, तो वो गालिब के यहाँ है, ठीक है। और दूसरी जो चीज़ है जिसको हम कैसे इसको मयार कैसे बनाएंगे, कैसे हम समझेंगे कि कोई शेर ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, या कोई शेर ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो बंदियाँ तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन शेर की एक खूबी ये है कि अब देखिए गालिब को गए हुए 150 साल हो गए, 150 साल के बाद भी गालिब उतने ही मकबूल हैं और ज़्यादा ही हो रहे हैं, और ज़्यादा हो रहे हैं, ज़्यादा लोगों में हो रहे हैं। अमीर खुसरो को गए हुए 750-800 साल हो गए, लेकिन आज भी अमीर खुसरो जाने जाते हैं नहीं। कालिदास को गए हुए न जाने कितने सदियां गुजर गईं। इसी तरह से दुनिया के जो बड़े आर्ट मतलब शोरा हैं, तो उसकी वजह ये है कि उनका जो कलाम है वो इन 3 चीज़ों का मजमुआ भी है, और दूसरे ये कि उसमें मानी के बहुत सारे लेयर्स हैं, ठीक है, जो वक्त के साथ साथ खुलते हैं या जो इंसान की समझ के साथ साथ उतनी ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हम अगर एक शेर पढ़ें कि आँख को चाहिए एक उम्र असर होने तक। जी, मुझसे भी लोग पूछते हैं कि आप उर्दू जानते हैं, बताइए। जी, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। जी, अब ये एक शेर है, बज़ाहिर आप देखेंगे कि मतलब एक शायर जो है वो एक आशिकाना जज्बे का इजहार कर रहा है। कोई आशिक है तो वो उसके लिए इस मानी में आएगा, लेकिन कोई आदमी मान लिया कोई चीज़ अचीव करना चाहता है, किसी मंजिल तक पहुंचना चाहता है, ठीक है, जो उसकी जुस्तजू है, तो उसके लिए भी वही है कि आह को चाहिए उम्र असर
होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। मतलब वो मकाम हमें मिल जाए, उस मकाम तक पहुंचने तक कौन जीता है, ठीक है। उसी तरह से अगर कोई सूफी है, कोई आध्यात्मिक है और वो खुदा को या ईश्वर तक पहुंचना चाहता है या उसको सेल्फ रियलाइजेशन की तड़प है, तो उसके लिए भी ये शेर आता है। और न जाने किन किन पहलुओं में, मान लिया अरिस्टोटल को समझना चाहता है, प्लूटो को समझना चाहता है, उसके लिए भी आ जाएगा कि तुम्हें कौन समझे। नहीं तो या हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। तो बड़े शायर की खूबी ये होती है कि उसका शेर जो है, उसकी मीनिंग्स जो होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, यानी एक ही मीनिंग नहीं होता है उसका। अच्छा, ठीक है, एक मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। उसके बहुत सारे लेयर्स होते हैं उसकी मीनिंग के, ठीक है। तो ये शायर मतलब आप कह रहे हैं कि ये जो काबिलियत है वो गालिब साहब के पास बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और यही वजह है कि गालिब को जो भी पढ़ता है उसको अपने ढंग से देखता है, ठीक है। हमारे एक दोस्त थे, बुजुर्ग शायर थे, आप सब जानते हैं, अहमद फराज जी। तो अहमद फराज से एक दिन गुफ्तगू हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि देखिए गालिब जो थे वो, जब मैं स्कूल का स्टूडेंट था तो मेरे लिए गालिब अलग थे, जब मैं यूनिवर्सिटी में आया और मेरी समझ बढ़ गई तो मेरे लिए गालिब कुछ और हो गए, जब मैं और बड़ा हुआ तो गालिब कुछ और हो गए, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका वर्ल्ड व्यू, आपकी समझ, आपके तजर्बे में, आपके मुशाहिदे में इजाफा होता चला जाता है, वैसे ही बड़े शायर, बड़े कलाम, बड़े टेक्स्ट के मीनिंग्स भी खुलते चले जाते हैं, ठीक है। इसीलिए जो बड़ी किताबें हैं उसमें इतनी सारी टीकाएं लिखी जाती हैं, इतनी सारी शरहें तफसीर लिखी जाती है, शरह लिखी जाती है, कमेंट्रीज लिखी जाती है। क्यों? क्योंकि हर आदमी, खयाम को देख लीजिए, खयाम के पास चंद रुबायात हैं, लेकिन खयाम जो है वो फिट्जराल्ड के लिए और है, और स्वामी योगानंद के लिए और है, ठीक है, और फिट्जराल्ड जो है हरिवंश राय बच्चन के लिए और है, और दूसरे के लिए और है, और हज़ारों उन पे तर्जमे हुए हैं और उनकी शरह लिखी गई हैं। तो ये इसकी वजह ही यही है कि उसमें लेयर्स हैं, उसमें मानी है, उसकी एक पूरी दुनिया है, ठीक है। और वो जो शायर इस खूबी से बांध लेता है तो वो फिर बड़ा शायर। अच्छा, गालिब साहब के बारे में भी ये जो कहा जाता है कि इकबाल बड़े हैं, कि गालिब बड़े हैं, कि मीर बड़े हैं, तो इस तरह की चीज़ों को जब इतने उनके माने खुले हुए हैं तो फिर क्यों ऐसा इंटरप्रेट किया जाए कि जो लिबरल तबका होगा वो ज़्यादातर गालिब को सेलिब्रेट करेगा, और जो मान लीजिए जो थोड़ा मजहबी तबका होगा वो इकबाल को ज़्यादा लेके जाएंगे। तो ये क्यों, मतलब क्यों हम उनको प्रिजन होल में बांध देते हैं, उनको एक जेल में उनको कैद कर देते हैं? ये बुनियादी तौर पे ये है कि होता क्या है ना, जैसे आपने वो कहानी सुनी है कि एक हाथी है और उसके 7 अंधों ने 7 तरीके से उसकी तौज़ीह की। किसी ने कहा कि भाई वो रस्सी की तरह है जिसने उसकी दुम पकड़ी, किसी ने उसका बदन का पकड़ा तो कहा कि दीवार की तरह है। तो वैसे ही ये शोरा भी हैं। अब जैसे आम तौर से इकबाल को जो मजहबी तबका है तो मजहबी तौर पे देखता है, ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं। जी। मतलब इकबाल जो है वो एक फिलोसोफर हैं, फलसफे के तालिब इल्म रहे हैं, स्कॉलर रहे हैं, और फलसफे उनका अपना एक नज़रिया है। तो वो उनके यहाँ फिक्र का जो पहलू है, जो मैंने कहा ना, थॉट का पहलू ज़्यादा हावी है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि और हर चीज़ है, एहसासात भी हैं, जज्बात भी हैं, सारी चीज़ें हैं। तो वो चीज़ है। अब किसी ने एक शेर ले लिया, जैसे मिसाल के तौर पे उनका शेर है कि जलाले पादशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। अब इसमें जो सेकुलरिज्म का क्रिटिक के तौर पर लोग इस्तेमाल करते हैं, क्रिटिक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जबकि उसमें उसके इंटरप्रिटेशंस अलग अलग तरीके से किए गए हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई रुजत पसंदी या मजहबियत की दावत इसमें दी गई है। या मसलन वो मार्क्स को एक जगह तारीफ करते हैं
दूसरी जगह वो श्री राम को और गुरु नानक की तारीफ करते हैं। तो बुनियादी तौर इमाम हिंद कहते हैं उनको। और हर तरह की चीज़ें हैं, या कहते हैं कि शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, धरती के बासियों की मुक्ति प्रीत में है। तमाम ख्यालात, हर तरह की चीज़ें हैं, इश्क भी है, तमाम जज्बे हैं। लेकिन होता क्या है कि कोई भी फिलोसोफर या कोई भी आर्टिस्ट या कोई भी शायर, उसको मजमूई तौर पे देखना चाहिए। पहली चीज़ कि उसका और उसका जो कोर मैसेज क्या है। तो इकबाल का जो कोर मैसेज है ना, इकबाल एक ऐसा शायर है जिसने मशरिक को भी और मगरिब को भी, ईस्ट को भी और वेस्ट को भी पढ़ा और समझा, पढ़ा हुआ है। ठीक है, वो संस्कृत भी जानते हैं। ठीक है, भर्तृहरि को पूरा पढ़े हुए हैं। उनके मजमूए कलाम की शुरुआत ही होती है भर्तृहरि के शेर से, जिसका उन्होंने तर्जमा किया है कि फूल की पत्ती से कट सकता है हो हीरे का जिगर, मर्द नादा पर कलाम नर्म नाजुक बेअसर। ठीक है, और उनकी सबसे कमाल का काम जो है, जो फारसी में है जावेदनामा, उसमें दुनिया के मुख्तलिफ बड़े फ़लसफ़ियों को जमा किया है। उसमें हिंदुस्तानी फ़लसफ़ी भी हैं, उसमें पाणिनी भी हैं, उसमें दूसरे लोग भी हैं, उसमें इब्न अरबी भी हैं, उसमें दूसरे भी, तो अफलातून भी हैं, प्लूटो भी हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि ये नाइंसाफी इकबाल के साथ कि उसको मजहबी खाने में बिल्कुल बिल्कुल, और दूसरी तरफ जो सेकुलर तबका होता है वो उनको बिल्कुल मुस्लिम नस्लिज्म से जोड़ देता है। नहीं, वो ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें हो सकती हैं। अब जैसे इंसान एक दिन में सुबह से लेकर शाम तक एक तरह का नहीं होता, मूड नहीं। कभी आप गमगीन होते हैं, कभी आप फिक्र कर रहे होते हैं, कभी आप शोखी के मूड में होते हैं। उसी का इजहार जो है शायरी भी है। ठीक है, तो इसलिए किसी एक शेर या कुछ शेर के बुनियाद पे आप किसी शायर को एक खाने में नहीं डाल सकते। अगर ऐसा करते हैं तो नाइंसाफ़ी है। ठीक है, या जैसे मिसाल के तौर पे मीर के बारे में लोग कहते हैं कि मीर के यहाँ तो सिर्फ जो है वो मसलन कुनूतियत है, पेसिमिज़म है, या सिर्फ जो है रोना धोना है। ऐसा नहीं है। ठीक है, मीर के यहाँ उस ज़माने के हालात की उसका आईना भी है। मिसाल के तौर पे उनकी एक मसनवी है घर का हाल, उसमें उस ज़माने में जो चीज़ें हो रही हैं वो घर के एलेगरी से उस तमाम चीज़ को बयान कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है। और यही और इन तीनों का अपना अपना अंदाज है। ये तीनों जो है किसी के पैरोकार नहीं है। ठीक है, हाँ ये ज़रूर है कि ये जो मैंने शुरू में बताया कि जो तीन एलिमेंट हैं, किसी के यहाँ फ़िक्र ज़्यादा है जैसे इकबाल हैं, तो बुनियादी तौर पे उनका अपना एक अपनी फ़िलासफ़ी है, जिसको जैसे एक फ़िलासफ़र का अपना एक लाइन होता है, अपनी एक समझ होती है, उसको वो अलग तरीके से बयान कर रहा होता है। ठीक है, तो शायराना कमाल अपनी जगह है, लेकिन उनके यहाँ फ़िक्र का पहलू ज़्यादा हावी है। गालिब जो है वो बाज़ाब्ता फ़लसफ़ी नहीं है। ठीक है, वो अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से या मैं ये कहूँ कि उनके अंदर में जो फिलॉसफी है जी, वो ज़्यादा सटल है, ज़्यादा स्लोगन टाइप का नहीं है। स्लोगन, और दूसरे ये कि मतलब उनका कोई एक जिसको कहते हैं ना, जैसे फिलॉसफी तो एक पूरा निज़ाम है ना, फिक्री आपने निज़ाम बनाया। ठीक है, उससे बाहर आप नहीं जाते हैं। ठीक है, वो ये उस तरह से ट्रेंड फिलॉसफर नहीं है। इसमें यह है कि अलग अलग मसलों पे, जैसे हयात व कायनात और ज़िंदगी और मौत और फलां, तो उसको अपने तरीके से वो सोचते हैं। एक ज़हीन इंसान है, ठीक है, पढ़े लिखे हैं, तो वो उस तरह से बयान कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये भी है कि हर आदमी जब उनका शेर पढ़ता है तो उसको लगता है कि ये तो हमारे दिल में भी है। ठीक है, या हमारे हालात या हमारे फ़िक्र की नुमाइंदगी भी हो रही है, तो उसको खूबसूरती से बरतने का अंदाज जो है वो गालिब का है। और इस मामले में जो क्राफ्ट कहते हैं ना, शेर का क्राफ्ट, बुनत जो है, वो मेरे ख्याल से उस लिहाज से गालिब बहुतों से आगे हैं। वो इकबाल से भी आगे हैं, वो शायद मीर से भी आगे हैं। ठीक है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि किसी भी शायर चाहे जितना भी बड़ा हो, उसका तमाम कलाम जो है वो एक सतह का नहीं होता है।
इसीलिए जब गालिब ने अपना अपना दीवान जब बनाया, ठीक है, उसको कंपाइल किया, तो वो दीवान जो है वो उसमें से बहुत सारा हिस्सा उन्होंने छांट दिया, ठीक है, ताकि उनका ये था कि हमारा एक मयार रहे, वो रहे। तो ये चीज़ है सर। ये जो आपने कहा, जो कलाम गालिब साहब का, ये दीवाने गालिब हैं, उर्दू आने के बाद भी जब हम इसको पढ़ते हैं तो उस ज़माने के जो अल्फाज जो हैं या कहने का जो तरीक़ा है, अगर आप उर्दू दां हैं या उर्दू जानते हैं तब भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और एक तो दूसरे लेवल पे आपको डिफ़िकल्टी होती है कि उसके लेयर्स ऑफ मीनिंग हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शेर व शायरी में जो माने आपको आसानी से समझ में आ जाए वो माने होते ही नहीं है उसके। तो अगर कोई तालिबे इल्म है जो इसमें शौक़ रखता है और आप शेर व शायरी में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं, तो अगर उनको इस किताब के साथ अगर इनसे दोस्ती करना चाहते हो या पढ़ना चाहते हो, तो क्या आपके मशवरे होंगे, क्योंकि आप इस रास्ते से गुजर चुके हैं? कैसे एक एंट्री बनाई जाए उसके अंदर में? जी, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि सबसे पहली चीज़ है शायर को या शायरी को, ठीक है जी, उसको ये है कि बार बार पढ़ें। अच्छा, ठीक है, बार बार पढ़ेंगे तो उसमें से खुद ही आपकी शुरू में थोड़ी मुश्किल आएगी, जैसा कि आपने जिक्र किया, धीरे धीरे उससे आपकी आशनाई बढ़ेगी जी, ठीक है, और फिर उस पे आप पे मानी खुलते चले जाएंगे। अच्छा, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि शेर का एक मानी नहीं है, नहीं हम लोग का एक्सपेक्टेशन नहीं होता और है दूसरे हाँ ऐसे के टाइप में कि जैसे पढ़े फटाक से 20 पेज पढ़े उसके माने निकल गए, और नहीं। शेर जो है वो ऐसे नहीं है, शेर जो है वो कोई आर्टिकल नहीं है, ठीक है, शेर जो है वो एक तरह से हमेशा आपके साथ रहने वाली चीज़ है, ठीक है, तो उसको पढ़ें, उसको एंजॉय करें, रोज़ाना मसलन 2, 3, 4 शेर पढ़ें, ठीक है, और जो उसके अल्फाज हैं, मिसाल के तौर पे जिन लफ्ज़ों का मानी ज़ाहिर है, चूँकि ये बुनियादी तौर पे मुझे लगता है कि गालिब जो है वो फ़ारसी के शायर हैं, ठीक है, उर्दू की तरफ आए हैं, और उस ज़माने में जितने शोरा थे, चूँकि फ़ारसी का कल्चर था, ठीक है, जितने पढ़े लिखे लोग थे, इनके खुद स्टूडेंट हरगोपाल तुफ्ता, वो बुनियादी तौर पे फ़ारसी के शायर हैं, उनका उर्दू कलाम बहुत ही कम है, ठीक है, और या शेफ्ता हैं, नवाब मुस्तफ़ा का शेफ्ता, इन्हीं के शागिर्द हैं, उन्होंने फ़ारसी में ही सिर्फ लिखा, ठीक है, इनका भी ज़्यादातर कलाम फ़ारसी में ही है। तो ये लोग बुनियादी तौर पे फ़ारसी के मतलब टेक्स्ट बुक में हम पढ़ते थे कि मुंह का जायका बदलने के लिए लोग उर्दू में हैं, मतलब एक नई चीज़ शुरू हो रही थी, ठीक है, और इनसे 100 साल पहले से तकरीबन शुरू हो गई थी उर्दू में शायरी, और उर्दू ज़ाहिर एक नई ज़बान है, एक अदब के तौर पे उसकी ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री नहीं है, जितने भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनकी जो लिटरेरी हिस्ट्री आप जाएंगे तो बहुत पीछे नहीं जा पाएंगे, ठीक है, तो वैसे ही उर्दू की भी थी, तो ये तो बना रहे थे एक ज़बान की जो तामीर का जो तो उसमें ज़ाहिर है इनके यहाँ बहुत सारे, ख़ासतौर से इनकी जो शुरुआत के दौर की शायरी है उसमें फ़ारसी का असर ज़्यादा दिखता है। जैसे वो कहते हैं कि मैं अंदलीबे गुलशने नाफरीदा हूँ, ठीक है, अब इस मिसरे में आप शुरू में मैं की जगह मन लगा दीजिए और हूँ की जगह अम लगा दीजिए तो फ़ारसी का होगा मन अंदलीबे गुलशने नाफरीदाम, ठीक है, लेकिन एक आम कारी को क्या करना है कि एक डिक्शनरी भी रखनी पड़ेगी इनके साथ, ठीक है, थोड़ी सी आजकल तो ऑनलाइन मिल जाते हैं मीनिंग, ठीक है, और मिसाल के तौर पे अब इसी में है कि मैं अंदलीब अब जो है बुलबुल है, ठीक है, मैं अंदलीब गुलशन जानते ही है, मतलब बाग हो गया, ना आफरीदा, ना आफरीदा जो है एक फ़ारसी तरकीब है, तो वो नाफरीदा यानी जो अभी तक पैदा नहीं हुआ है, तो मैं अंदलीबे गुलशने नाफरीदा हूँ, आफरीदन का मतलब टू क्रिएट के मतलब, टू क्रिएट, नाफरीदा जो क्रिएट नहीं है, ठीक है, तो मैं ऐसे बाग का बुलबुल हूँ जो अभी तक पैदा नहीं हुआ है, जो फ्यूचर में पैदा होगा, ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो मैं कुछ कह रहा हूँ
जिस नुक्ते को मैं बयान कर रहा हूँ, जमाना बाद में उसको समझेगा, उसको जमाना बाद में समझेगा। बाद में कैसे समझेगा? धीरे धीरे समझेगा, जब मुझ पे गौर करेगा। तो उसी तरह से ये एक इंडिविजुअल के लिए भी आता है कि जब आप गालिब को बार बार पढ़ेंगे, ठीक है, तो धीरे धीरे आप पे खुलेंगे। लेकिन डिक्शन को लेके प्रॉब्लम होती है सर, इसके लिए क्या करना होगा? जैसे मान लीजिए तालिब इल्म है, उनके लिए कुछ मशवरा आप दें। उनके लिए इनके यहाँ आसान गजलें भी हैं, जैसे इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। अब देखिए ना, जो गजलें गाई गई हैं, जो बहुत सारे लोगों ने गाई हैं, जिनको हम बार बार सुनते हैं, तो उन गजलों से क्या है कि हमें लगता है कि ये तो हम जानते हैं। नहीं, आह को चाहिए कुम्र सर होने तक कौन जीता है तेरी जुल्म, अब ये बार बार हमने सुना है। नहीं, और तो आप ये कह रहे हैं कि आसान जो सुन लिए हैं वो आसान लगता है, जो नहीं सुने हैं। इसलिए आप बार बार सुनिए, बार बार पढ़िए, तो आपसे आशनाई हो जाएगी। मैंने बहुतों को देखा कि जो लोग बार बार पढ़ते हैं और वो करते हैं, तो वो फिर उनसे आशना हो जाता है। अच्छा, एक दूसरी बात है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे आसार याद होते हैं, और मैंने भी बहुत लोगों से पूछा, मतलब जो उर्दू के बड़े बड़े स्कॉलर हैं। मुझे याद है एक बार अतर फारूकी साहब के साथ में कहीं कार में जा रहा था, मैंने उनसे पूछा कुछ मुझे मशवरा दीजिए उर्दू बेहतर करने के लिए। तो उन्होंने कहा दर्द के कलाम को याद कर जाओ उसको। तो वो कुछ लोग बार बार ये कहते हैं कि कुछ आसार आपको याद है कि नहीं। तो क्या ये मॉडर्न माइंड है? हम लोग इतनी किताबों को पढ़ें, आर्गुमेंट तो हमें याद होता है, लेकिन लफ्ज बे लफ्ज उसको जो बोलते हैं ना, वो याद नहीं हो पाता है। तो क्या ट्रेनिंग का प्रॉब्लम है, या कि ये कि हम उतने अशार याद नहीं कर पाते हैं, या हमने वक्त नहीं लगाया इसमें? इसके बारे में कुछ बताइए। उसकी वजह ये है कि जैसे होता क्या है कि जिन चीज़ों का बार बार हमारी गुफ्तगू में जिनका जिक्र होता रहता है, ठीक है, जैसे बहुत सारे खानवादे हैं कि उनके घरों में शेर व शायरी पढ़ी जाती है, बोली जाती है, आम गुफ्तगू में उसका इस्तेमाल होता है, तो उनके जहन में वो बात याद रह जाती है। ठीक है, तो ये जाहिर है जिसको कहते हैं कि माहौल का वो है। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि आपका रुझान है। जैसे कुछ लोग हैं, उनको म्यूज़िक की तरफ कोई वो नहीं है, कोई रुझान नहीं है। बहुत लोगों को बहुत है, बहुत लोगों को बहुत है, ठीक है। बहुत लोगों को ऐसा है कि म्यूज़िक सुन लिया तो उसका बिल्कुल अलग वो हो जाता है। तो उसी तरह से शायरी का भी है, शायरी का भी अगर ज़ौक़ है, और आम तौर से होता है, मतलब आम ज़ौक़ ये है कि आप म्यूज़िक सुनते हैं तो आपको भला मालूम होता है। उसी तरह से आप जब शेर सुनते हैं, ठीक है, तो आपको भला मालूम होता है। जैसे आपकी मतलब कोई भी मामूली सा ही शेर हो और बरमहल कह दिया जाए, जैसे कोई दोस्त है, मान लिया वो किसी इम्तहान में नाकाम हो गया, तो वो उदास है और आपने कह दिया कि न घबरा शिद्दत गम से हुसूल कामयाबी में, कि शाखे गुल पे फूल आने से पहले खार आते हैं। समझ गया, ठीक है, जब तक फेलियर नहीं है, या उन्हीं कलियों को हक है लज्जते लुत्फ़े बहारा का, जो कलियां इब्तिदाए उम्र से कांटों में पलती हैं। तो उससे क्या हो गया कि उसको तो बरमहल चीज़ों का, अशार का इस्तेमाल और ये सारी चीज़ें हैं। तो एक चीज़ तो हुई है, और ये सिर्फ उर्दू के साथ नहीं हुई है, ये सिर्फ फ़ारसी के साथ नहीं हुई है। हमारा जो जनरेशन है, मतलब पिछले 30 साल का जो नई चीज़ें आई हैं, उसमें एक पहलू ये भी हुआ है कि लिटरेचर से लोगों का जो ताल्लुक़ है वो कटा है। ये सिर्फ शायरी के साथ भी नहीं हुआ है, नावल के साथ हुआ है। आप देख लें कि हिंदी अगर डेटा के हिसाब से देखें, हिंदी उर्दू, तो करोड़ों में लोग हैं हिंदी बोलने वाले। नहीं, दुनिया की शायद दूसरी तीसरी बड़ी ज़बान है, नहीं 60 करोड़ बताया जाता है। उसी तरह से उर्दू बोलने वाले दुनिया में 20-25 करोड़ बताए जाते हैं, चौथा पांचवा नंबर पे आता है। लेकिन आप देखें कि हिंदी का बड़ा से बड़ा राइटर या उर्दू का बड़ा से बड़ा राइटर कोई चीज़ लिखता है, अच्छी से अच्छी नावल लिखी जा रही है, बहुत सारे लोग हैं हमारे यहाँ लिख रहे हैं, या अच्छी से अच्छी शायरी भी हो रही है, लेकिन उसको कितनी किताबें छपती हैं? 500,000 बमुश्किल तमाम, और नहीं पढ़ी जा रही हैं। नहीं, और अंग्रेज़ी का एक मामूली सा नावल अगर छपता है तो लाखों में बिकता है।
हमारे ही ज़माने में कुछ नए लिखने वाले हैं, पता चला कि 2 महीने में 7-8 लाख चीज़ें नॉवेल्स गई। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमारा जो रिश्ता है हमारे अदब से वो कटा है। ठीक है, क्या ये लेकिन लिटरेसी बढ़ रही है? लिटरेसी बढ़ रही है लेकिन अदब से रिश्ता टूट रहा है। ठीक है, और अदब से रिश्ता टूटना जो है अच्छी बात नहीं है किसी समाज के लिए, क्योंकि अदब जो है वो पूरे समाज का, उसके एहसास का, उसके फ़िक्र का आईना भी होता है। ठीक है, आप प्रेमचंद को पढ़ें तो प्रेमचंद उस पूरे समाज में क्या क्या चल रहा है छोटे से बड़े लेवल पे नहीं, वो सबको बयान कर रहा है ना भाई। एक कफन में एक मामूली किरदार को जिसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाती, या एक मामूली खेत में काम करने वाले मजदूर को भी बयान कर रहा है। उसी तरह से जो है मंटो जो है वो एक तवायफ के हालात को बयान कर रहा है, जो उसका दर्द है नौकर का। ठीक है, उसी तरह से बेदी को देख लें, उसी तरह से शायरी में। ठीक है, तो ये जो हमारे पूरे मतलब इनकी तो अहमियत बड़ी यूनिवर्सल है। ठीक है, और उसके साथ साथ जो कल्चरल ट्रेट्स हैं, जो रस्म व रवाज है हमारी सोसाइटी के, जो रहन सहन है, जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, जो अच्छाइयां हैं, उन सब का रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो अगर आप उस अदब से कटे तो अपनी रवायात से भी, अपने समाज से भी, अपने अदब से भी, अपनी ज़बान से भी कटते चले जाते हैं। तो आप होता क्या है कि आम तौर से देखने में आजकल ये आ रहा है कि हम भाई अदब को क्यों पढ़ें, लिटरेचर को क्यों पढ़ें, क्योंकि उससे कोई इमीडिएटली आपको मटेरियल बेनिफिट नहीं है, या आपको हमारा तो वो सब्जेक्ट नहीं, ऐसा नहीं होता है। अदब वैसे ही है जैसे हमारा खाना पीना है, हमारा रहन सहन है, हमारी लिबास है, हमारी मौसीकी है। अगर हम भीम सिंह जोशी को पसंद करते हैं या बेगम अख्तर की गज़लें हमें अच्छी लगती हैं, तो हम ये तो नहीं कहते कि भाई म्यूज़िक हमारा सब्जेक्ट नहीं है। या अगर हमें लिट्टी चोखा अच्छा लगता है, या साउथ का खाना अच्छा लगता है, या फलां इलाके का खाना अच्छा लगता है, तो उसका ताल्लुक़ किस चीज़ से? हमारे ज़ौक़ से है, हमारे प्रोफेशनलिज्म से नहीं है। ठीक है, उसी तरह से अदब भी है। अदब का ताल्लुक़ जो हमारे ज़ौक़ से है, जिससे हमें अपनी रूहानी खुशी होती है, जिससे हमारी तरबियत भी होती है। ठीक है, और हम अपने समाज से, अपनी सोसाइटी से, अपनी तहजीब से जुड़ते भी हैं। ठीक है, तो इसलिए अदब बहुत ज़रूरी है। अदब लेकिन अभी आप जैसा, आपका एक बार मैंने इंटरव्यू भी लिया था टू सर्कल लीड्स के लिए 2 साल पहले, 3 साल पहले, तो आपने वो बात कही थी जो मुझे अभी भी याद है कि पहले के ज़माने में क्या होते थे कि मज़हब जो था वो कभी बैरियर नहीं होता था नॉलेज को लेने के लिए, इल्म हासिल करने में। मज़हब कभी बीच में नहीं आता था। जो नाम नेहाद हिंदू थे वो भी अरबी और फारसी के स्कॉलर होते थे, जो मुस्लिम लोग होते थे वो भी संस्कृत को पढ़ते थे। लेकिन आजकल ये चला हुआ है, क्या कहा जाए, मतलब सियासी बातें तो मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन आजकल ये चला हुआ है कि फैज़ ने कुछ कलाम कहें, और जो है ना उनका वो लाजिम है कि हम भी देखेंगे कि जब जुल्म व सितम के कोहें गिरा, रूई की तरह उड़ जाएंगे जब नाम होगा अल्लाह का। तो उसमें उनको मतलब इस्लामिक शायर से जोड़ दिया जा रहा है, गालिब को भी उसी तरह से किया जा रहा है। और पिछले बहुत सालों से कोशिश हिंदी और उर्दू को भी अलग करने की हो रही है। ये चीज़ें जो है ये तो इस पे अगर जो लोगों को अभी भी लगता है कि गालिब जो है वो मुसलमानों के शायर हैं, गालिब जो हैं वो उर्दू के शायर हैं, गालिब जो हैं वो पर्सियन के शायर हैं, हमें क्यों पढ़ना चाहिए, तो उन लोगों के लिए क्या आप पैगाम देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये जो आइडेंटिटी की सियासत है, ठीक है, ये बुनियादी तौर पे कॉलोनियल एजेंडा था। ठीक है, और ये बड़ी मतलब महरूमी की बात होगी कि हम अब आज तक न समझें, आज़ादी के इतने साल गुजर जाने के बावजूद। आप देखें कि ये बिल्कुल सही बात है, और मेरा तो काम ही इसी पे है कि हिंदुस्तान में जो नॉलेज ट्रेडिशन है वो आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ नहीं था। मिसाल के तौर पे मैं हमेशा मिसाल देता हूँ कि जैसे अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो जो है वो कहते हैं कि हमने संस्कृत
में महारत हासिल की है, हमने यहाँ की मौसीकी में महारत हासिल की है, ठीक है। और उसी तरह से आप आए देखें कि एक अब्दुल कुद्दूस गंगोही हैं, उन्होंने योग के तरीक़ों पे पूरा लिखा है। उसी तरह से आप देखें कि अब्दुल कादिर बदायूनी हैं। अब्दुल कादिर बदायूनी एक बहुत ही कंजर्वेटिव मुसलमान हैं और वो पहले आदमी हैं जिन्होंने रामायण और महाभारत और ऋग्वेद का फ़ारसी में ट्रांसलेशन किया, ठीक है। इससे क्या मतलब जाता है। उसी तरह से चंद्रभान बरहमन है और बहुत सारे लोग हैं। चंद्रभान बरहमन उतने ही कंजर्वेटिव सनातनी हैं और वो जो है कुरान पे माहिर हैं, उनकी किताबें मदरसों में पढ़ाई जा रही हैं, ठीक है, और उतने ही अपने मज़हब के पाबंद भी हैं। तो हम किसी ज़बान को सीख लेते हैं, नॉलेज को सीख लेते हैं। जैसे अंग्रेज़ी अगर हम मान लिए सीख लें तो हम अंग्रेज़ तो नहीं हो जाते हैं, नहीं ईसाई हो जाते हैं। तो ये तो नॉलेज की चीज़ें हैं। ज़बान जो है वो नॉलेज का एक हिस्सा है और ये हमारी रवायात रही हैं। अब आप देखें कि दारा शिकोह है, दारा शिकोह जो है वो पहला आदमी है जिसने उपनिषद को कंपाइल भी किया और तर्जमा भी किया और उसकी वजह से वो नॉलेज वेस्ट में भी गया। उसकी वजह से नॉलेज जो वेस्ट में गया है, ठीक है। उसी तरह से आप राजा राम मोहन राय को देख लें, मुख्तलिफ ज़बानों के माहिर हैं, ठीक है, अरबी के, फ़ारसी के, तुर्की के और न जाने किन किन ज़बानों के माहिर हैं, संस्कृत के साथ और अंग्रेज़ी। और तो ये तो हमारी चीज़ों को इनरीच करता है, ठीक है। अब जो शायर है, शायर तो बहुत ही आज़ाद होता है, ठीक है, और जिसका आपने इशारा किया वो तो सिंबल के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। जैसे मिसाल के तौर पे मीर है। अब मीर कहते हैं कि मीर के दीनों मजहब का क्या पूछो भाई, उनने तो कशका खींचा, कशका यानी तिलक, कशका खींचा, दायर में बैठा, कब का तर्क इस्लाम किया। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि उन्होंने इस्लाम तर्क कर दिया था, ठीक है। आज के हिसाब में अगर आज कह देते तो शायद बहुत सारे लोग उन पे फतवे लगा देते। उसी तरह से फैज़ का है, फैज़ जब वो कह रहे हैं तो फैज़ उसको एक सिंबल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। वो उसका इसीलिए हर जो शायर होता है वो उसके यहाँ हर लफ्ज़ का वो मानी उसमें भरता है, ठीक है, बड़े शायर का। और फैज़ एक बड़े शायर हैं, ठीक है। तो फैज़ के यहाँ जब जैसे शमा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है या गुल का इस्तेमाल हुआ है तो वो उन्हीं मानों में नहीं हुआ है जिन मानों में मीर और गालिब के यहाँ हुआ है। इन्होंने अपने मानी पहनाए हैं, ठीक है। उनके यहाँ शमा का मतलब, बहुत सारे लोगों के यहाँ शमा का मतलब हुस्न है या जो महफिल को आरास्ता करने वाला है उसके यहाँ है। इनके यहाँ शमा का मतलब वो इंसान है या वो सोसाइटी है जो जिसके जलने की वजह से रोशनी तो फैलती है लेकिन उसके जलने का जो सिलसिला है वो कम नहीं हुआ है। यानी उस पर जो जुल्म जब्र या जो उसकी जो ट्वाइलिंग है, उसकी जो परेशानी है वो हज़ारों साल से उसी चली आ रही है। लेकिन सर ये भी तो चल रहा है, मतलब पॉलिटिक्स की बात तो मैं किए बगैर कभी रुक नहीं पाता हूँ। लेकिन है क्या कि अब सरकारें कुछ कमेटी बना रही है और कह रही है कि आप निसाब को देखो, अल्फाज को देखो, पता करो कि फारसी का और अरबी का कौन सा वर्ड है और उर्दू का कौन सा वर्ड है, उसको गायब करो। मैं एक दिन फारसी की कुछ डिक्शनरी देख रहा था तो मुझे आया माही ताबे लिखा हुआ था, जिसको फ्राई पैन के सेंस में हुआ था। फिर मैं जब ताबे देखा तो उसका माना है तावा। जब तावा मैंने देखा तो लिखा हुआ था फारसी। तो भोजपुरी में हम लोग भी बोलते हैं मतलब कि रोटी तावा पे बन जाई, मतलब पका लो। तो तावा जो वर्ड है वो फारसी का है और मुझे लगता है कि कोई भी भोजपुरी या कोई भी जबान बगैर तावा के चल नहीं सकती है। देखिए तो ये तो जानबूझ के जो कोशिश की जा रही है कि सर जानबूझ के वर्ड्स को पिक करो, उनको हटाओ और कोई ऐसा एलियन वर्ड ला के डालो तावा की जगह पर। मुझे नहीं पता है संस्कृत में या किसी दूसरी जबान में तावा को क्या कहते हैं। ये चीज़ें सिर्फ हमारे यहाँ नहीं हुई हैं जी, ये चीज़ें दुनिया के और मुल्कों में भी इस तरह के रवैये देखने को मिलते हैं। तो आप कह रहे हैं कि नेशनलिज्म का प्रॉब्लम है? नेशनलिज्म का नहीं, ये नासमझियों का प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे ईरान में खुदा से 100 साल पहले कुछ लोग उसमें पढ़े लिखे भी शामिल हो गए थे
और उन्होंने एक तहरीक चलाई कि अरबी अल्फाज को निकाल दिया जाए, ठीक है, हमजा को गायब करो, इस तरह की चीज़ें चली। तो जो उन्हीं में से जो पढ़े लिखे समझदार लोग थे, उन्होंने कहा कि देखिए अगर हम ऐसा करेंगे, ज़बानें जो एक दिन में नहीं बनती हैं, ज़बानें सैकड़ों सालों में बनती हैं, पहली चीज़। दूसरी ये है कि वो ज़बान जो अकोमोडेटिव होती है, वो ज़बान मजबूत भी होती है और फैलती भी है। मिसाल के तौर पे अंग्रेज़ी ज़बान, अब अंग्रेज़ी ज़बान जो है इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे बड़ी लिंक लैंग्वेज है, ठीक है। और आप कहेंगे कि हम लोग मजाक में कहते हैं कि अंग्रेज़ी के पास अपना ओरिजिनल लफ्ज़ सिर्फ शायद क्वीन और किंग है, बाकी सारे डिराइव्ड लफ्ज़ हैं, ठीक है। उसी तरह से उर्दू है, उसी तरह से दूसरी ज़बानें हैं। अब आप देखिए कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है हर साल बहुत सारे अल्फाज, दर्जनों अल्फाज की लिस्ट निकालती है कि हमने इन लफ्ज़ों को अपना लिया है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे कारवान है, पंडित है, जुगाड़ लफ्ज़, ठीक है। तो इस तरह के लफ्ज़ जो है वो तो अपना रही है, तो अपनाने से वो कमज़ोर थोड़ी हो रही है, अपनाने से वो बड़ी हो रही है, ठीक है। उसी तरह से लहजों का मामला है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत ही प्योरिस्ट वो होना चाहिए, खुद उर्दू में ये मसला रहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़बान जितनी बड़ी होगी, जितनी फैलेगी, उसमें उतने ही लफ्ज़ आएंगे और उतने ही लहजे भी फिर होंगे, ठीक है। जिसका जितना फैलाव होगा उसमें उतने ही, और जो ज़बान जितनी एकोमोडेटिव होगी। अगर हम आज ये कहना शुरू कर दें कि नहीं हम तो फलां लफ्ज़ नहीं, अब मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ जैसे लफ्ज़ हिंदी है, ये खुद हिंदू है, ये हिंदुस्तान है, ठीक है, तो ये फ़ारसी के लफ्ज़ हैं, ठीक है। उसी तरह से पर्दा है, ज़मीन है, आसमान है, फलां है, ठीक, सब फ़ारसी के लफ्ज़ हैं। और फ़ारसी जो है खुद संस्कृत की बहन है, ठीक है। बहुत सारे अल्फाज हैं संस्कृत में और फ़ारसी में जो एक हैं, क्योंकि एक ही उससे आए हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि खुद संस्कृत की रवायत में अगर देखें तो जो ऋग्वैदिक संस्कृत है, जब तक रिटन नहीं हुई थी, पाणिनि के बाद ये रिटन होनी शुरू हुई है, तो बहुत सारे अल्फाज खुद संस्कृत ने अपनाए। क्यों अपनाए? इसलिए कि उसका फिर एक्सटेंशन हुआ था। ये खुद जो पाणिनि था वो उसकी ज़बान संस्कृत तो नहीं थी, मादरी ज़बान उसकी कोई दूसरी ज़बान थी, प्राकृत थी, अफ़गान कहते हैं कि पश्तो थी, ठीक है। तो आप देखेंगे बहुत सारे लफ्ज़ आए, जैसे लिखना, लेख, वो संस्कृत का लफ्ज़ नहीं है, वो उधर से आया है, ठीक है। वहाँ पे लिखवा, लिखवन कई, तो ये चूँकि लिखने का तस्वुर ही नहीं था। उसी तरह से हम आज देखें, हमारे यहाँ हम पिछले 20 साल में ही देख लें तो पेन ड्राइव है और फ्लॉपी है और पता नहीं क्या क्या जो अल्फाज आ रहे हैं, ये हम इससे वाकिफ थे। हमारे टीचर भी कहते हैं प्रिंट गिरफ्तम, नहीं, प्रिंट गिरफ्तम, तो ये चूँकि लफ्ज़ बनते हैं, हर दिन बनते भी हैं और मरते भी हैं, ठीक है। तो हमें अपनी ज़बानों को जो है ना डायनामिक बनाना चाहिए, और डायनामिक तभी आपको लग रहा है कि इस तरह का ड्राइव से हिंदुस्तान बड़ा नहीं होगा, कुछ नहीं हो इससे, कोई ज़बान बड़ी नहीं होगी, कोई मुल्क बड़ा नहीं होगा, कोई तहजीब बड़ी नहीं होगी, ठीक है। हम अब बैठे हुए हैं, अब कहें कि नहीं ये कोट जो है ये तो गैरों का लिबास है, ठीक है, ये स्वेटर तो हमारा लिबास नहीं है, ये कंप्यूटर, पंखा किसी और ने इन्वेंट किया, तो ये हम उससे इस्तेफादा कर रहे हैं। हमारी गुफ्तगू जिस मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड हो रही है वो भी किसी दूसरे ने बनाई है। तो दुनिया जो है, दुनिया एक दूसरे से सीखती है, और हमारा इल्म दुनिया में गया जब हम ज़्यादा आलिम थे, ठीक है। ज़ीरो का हम लेते हैं ना कि ज़ीरो हमारा है, तो उसी तरह से दुनिया जब हम कोई चीज़ देते हैं, नई चीज़, ठीक है, तो पूरी दुनिया के लिए होता है। ये जो ज़मीन है ना, ये जो लकीरें हैं, वो लकीरों के बाहर की चीज़ है, ठीक है। इंसान तो एक ही सोसाइटी है ना, हमारा खुद ही तस्वुर है कि क्या कहते हैं, वसुदेव कुटुम्बकम, कि पूरी जो है धरती जो है वो एक खानवादे की तरह है, ठीक है। तो जब एक खानवादा है तो उस खानवादे में जो भी चीज़ होगी सब एक दूसरे से सीखते हैं और बनते हैं। तो बहुत सारी ज़बानें, जो ज़बानें महदूद होती चली जाती हैं वो मर जाती हैं, ठीक है। आज भी कहते हैं कि हर दिन कुछ न कुछ ज़बानें मरती चली जा रही हैं। क्यों मर रही हैं?
इसलिए कि उनमें उनके बोलने वाले कम हो रहे हैं, वो अकोमोडेटिव नहीं हो रहे हैं, वो सीख नहीं रहे हैं, वो सिखा नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इसको समझने की बहुत ज़रूरत है। सर एक आखिरी सवाल मैं ये लूँगा कि एक रिसर्च स्कॉलर से जेएनयू से मैंने बात की और मैंने कहा कि गालिब के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा, क्या आपने गालिब के ऊपर काम किया? तो उन्होंने कहा कि गालिब के ऊपर इतना ज़्यादा काम हो गया है कि अब गालिब के ऊपर कोई स्टूडेंट बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करता। तो ये एक मतलब रेफरेंस पॉइंट के तौर पे मैं इस्तेमाल इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि एक तस्वुर लोगों के दिल में है कि गालिब के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो गया है, लेकिन सवाल ये भी है कि गालिब ऐसे टॉपिक हैं जिनके ऊपर काम होंगे भी और कभी काम खत्म भी नहीं होंगे। तो जो नए लोग जो हैं, जो नए रिसर्च स्कॉलर हैं, जो एमफिल में एडमिशन लेते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं, उनको जरा आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि कौन कौन से अहम काम हैं, अगर जो गालिब के ऊपर दिलचस्पी रखना चाहता है तो वो काम को जरूर देख ले, 2 4 5 काम को जरूर देख ले, और कौन कौन से ऐसे गोशे हैं जहां पे अभी भी इम्कान है कि हम गालिब को एक बार फिर से उस चीजों को हम पढ़ सकते हैं ताकि उनको मदद मिल जाए, जो जो लोग इस हल्के में दिलचस्पी रखते हैं। 2 चीज़ें हैं, इस सवाल के 2 पहलू हैं। अव्वल तो ये है कि मैं खुद जब स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, खासतौर से एमए के, तो मैं उनको जितने भी हमारे क्लासिकी शोरा हैं, तो मैं यही कहता हूँ कि भाई उनको तो आप ज़रूर पढ़ो। जो भी क्लासिकी बुक है ना, ठीक है, उसको तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। कौन कौन सी किताब है जरा बताइए उसमें? मतलब जितने बड़े हमारे शायर हैं, मैंने मान लिया आप सपोज आप आज के किसी शायर पे काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मान लीजिए आप ही की शायरी के ऊपर कोई पीएचडी, वो तो छोड़िए, आज के किसी भी शायर पे आप काम कर रहे हैं, मान लिया, ठीक है, फैज पे काम कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि आमतौर से स्टूडेंट्स, तलबा जो है, वो सोचते हैं कि हम तो इन पे काम कर रहे हैं तो हम इन्हीं को सिर्फ पढ़ेंगे। मतलब आप ये करें कि जो इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री का जो एक सिलसिला है उसको पूरा पढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर आपने गालिब को नहीं पढ़ा तो आपको इकबाल समझने में मुश्किल होगी, आपको फैज को समझने में मुश्किल होगी, क्योंकि आपने उस रवायत को नहीं पढ़ा, ठीक है। आप गालिब पढ़ रहे हैं तो आपको बेदिल को भी पढ़ना चाहिए, ठीक है, आपको मीर को भी पढ़ना चाहिए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं चूँकि फ़ारसी का भी हूँ, उर्दू से भी ताल्लुक़ है, तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे अशार जो है वो इनके यहाँ भी दिखाई देते हैं। मिसाल के तौर पे साहिब एक शायर है, ठीक है, अब वो कहता है कि सोख्तीमो सोजिशे माँ बरकसी ज़ाहिर नशुद, चुन चरागाने शब महताब बेजा सोख्तीम, ठीक है। अब ये शेर जो है राजा राम मोहन राय ने इस्तेमाल किया था एक अपनी राइटिंग में, और यही शेर मीर इस्तेमाल करते हैं, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। होता क्या है कि जो भी शायर है ना, या कोई भी राइटर है या कोई भी चीज़ है, उसका एक एटिमोलॉजिकल भी और एपिस्टेमिक भी बैकग्राउंड होता है पूरा। अच्छा, ठीक है, मतलब अल्फाज से मुतालिक भी और उसके जो सिस्टम ऑफ थॉट, उसका सिस्टम ऑफ थॉट है। मिसाल के तौर पे आप फिराक को पढ़ रहे हैं, अब फिराक को जो आप पढ़ रहे हैं तो फिराक को आपको देखना पड़ेगा कि फिराक संस्कृत रवायात से भी वाकिफ़ हैं, फ़ारसी रवायात से भी वाकिफ़ हैं, और अंग्रेज़ी के उस्ताद हैं। 3 धाराएं आ गई ना उनके यहाँ, तो आपको फिराक को समझने के लिए इन तीनों धाराओं को पढ़ना पड़ेगा। आप अगर इकबाल को पढ़ रहे हैं तो इकबाल जो है वो हिंदुस्तानी रवायात से भी वाकिफ़ हैं, संस्कृत रवायात से भी वाकिफ़ हैं, फ़ारसी रवायात से भी वाकिफ़ हैं, मगरबी रवायात से भी वाकिफ़ हैं, ठीक है। तो इन सारी रवायात को पढ़ना पड़ेगा आपको, तब आप इकबाल को समझ पाएंगे, ठीक है। उसी तरह से गालिब जो है, गालिब का बड़ा वर्ल्ड व्यू है। गालिब को आप देखिए कि आज 27 दिसंबर उनकी जो यौम पैदाइश मनाई जा रही है, तो इस पे बड़ा मसला था कि कब उनकी पैदाइश, थोड़ा उसमें भी कंफ्यूजन था, ठीक है। लेकिन इस कंफ्यूजन को हल कैसे हुआ? खुद उनकी मसनवी से। उन्होंने एक पोएम लिखी थी जिसमें उन्होंने अपना होरोस्कोप लिखा हुआ है जी। तो इससे क्या जाहिर हो रहा है कि वो जो ज्योतिष शास्त्र है उसमें उनकी महारत हासिल है जी। नहीं तो अगर जिस आदमी को वो पता नहीं होगा वो कैसे समझेगा, ठीक है। उनको असातीरी चीज़ों से भी वाकिफ़ है, उनकी वो चराग दैर है जिन्होंने बनारस की पूरी रवायात पे लिखी है, ठीक है।
तो एक शायर जो है या एक ख़ासतौर से बड़ा शायर और बड़ा राइटर जो है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा तहजीबी बैकग्राउंड होता है, नहीं, सिविलाइजेशनल पूरा एक बैकग्राउंड होता है। तो उन सबको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके अलावा कई बार जैसे कहा जाता है ना, टी.एस. इलियट ही कहता है कि कोई भी शायर को इंडिविजुअलिज्म और वो हाँ कि बाद के लोग उसको डिस्कवर करते हैं, ठीक है। तो वो उसी तरह से जैसे बेदिल पे आज पूरी दुनिया सर धुन रही है, गालिब पे कर रही है, तो बहुत सारी मतलब बाद के लोग डिस्कवर करते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे मानी है ना, मानी तो मतलब जो क्या कहते हैं, तो मानी कई बार इंसान का जो पूरी जर्नी है ना, ह्यूमन सिविलाइजेशन की जर्नी, तो वो पूरी सर्च में चल रही है, तलाश में चल रही है ना, अपनी तलाश में और कायनात की तलाश में। मुमकिन है कि एक शायर ने कोई ऐसी बात कही हो जिसको हमें समझने में बाद में मदद मिले, खुद उस शायर को पता नहीं होता, ठीक है। बोला ना कि मैं ऐसे बात की बुलबुल हूँ जिसे अभी तक पैदा नहीं हुई। हाँ जी। तो ये चीजें हैं। तो उसी तरह से पलट के हम देख सकते हैं और कंपैरेटिव तौर पे तो देख ही सकते हैं, ठीक है। और सबसे बुनियादी जो चीज़ ये है कि हमें अपना क्लासिकी अदब तो पढ़ना ही चाहिए। आप हमेशा हर शायर को पढ़िए भाई, मतलब आप उर्दू के भी तालिब इल्म हैं तो आप कबीर को भी पढ़िए, आप जायसी को भी पढ़िए, आप अमीर खुसरो को भी पढ़िए, ठीक है। मतलब इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज में घेटो नहीं बनना चाहिए। घेटो बन गए तो फिर खत्म हो गए, ठीक है। हमारे एक बुजुर्ग होते थे दोस्त साइमन डिग्बी, तो वो कहा करते थे कि स्पेशलाइजेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। मतलब आजकल होता क्या ना कि स्पेशलाइजेशन के नाम पे आपने मान लिया गालिब पे काम किया तो सिर्फ गालिब पढ़े जा रहे हैं, जबकि गालिब सिर्फ गालिब नहीं है, उसके आगे पीछे भी तो बहुत सारा चीज़ है ना। तो उसी तरह से अगर आप हिंदी के तालिब इल्म हैं या उर्दू के हैं या फारसी के हैं तो आप दुनिया भर के अदब को पढ़िए, ठीक है। तो खुद आपको अपने को समझने में या अपने लिटरेचर को समझने में बड़ी मदद मिलेगी। संस्कृत को पढ़िए, कालिदास को पढ़िए, भर्तृहरि को पढ़िए, और बड़ा हमारे यहाँ तो बड़ा अदब है लिटरेचर। दूसरी ज़बानों को, साउथ की ज़बानें हैं, ठीक है, जो है उनको पढ़िए, संगम लिटरेचर को पढ़िए। और ये लोग कह रहे हैं कि रिसर्च में अब ज़्यादा स्कोप नहीं है, ये भी मुझे लगता है कि बहुत ऐसा नहीं है, मतलब गैर संजीदा बातें हैं। गैर संजीदा बात है, जाहिर है। जी। आप देखें कि कोई भी जो वाइब्रेंट सोसाइटी होती है, जैसे मिसाल के तौर पे ईरान का मैं मिसाल देता हूँ। ईरान की आबादी कितनी है? 8 करोड़ है। हमारे यहाँ किसी एक स्टेट की आबादी हुई, ठीक है। इंग्लैंड की आबादी कितनी है? 10 करोड़ आबादी होगी, 12 करोड़। फ्रांस की आबादी उतनी होगी। आप डेटा निकाल के देखें कि इन मुल्कों की मतलब जो किताब पब्लिश कर रहे हैं पब्लिकेशन के नंबर के हिसाब से, तो दुनिया में पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे इंग्लैंड है, तीसरे नंबर पे फ्रांस है, छठे नंबर पे ईरान है, छठे नंबर पे, ठीक है। तो क्या कर रहे हो? लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नहीं। और हमारी आबादी कितनी है? 1.25 अरब से ज़्यादा है, और हम जो है 8वें 9वें नंबर पे हैं, ठीक है। तो ये बताता है कि हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल जो है सोसाइटी के सतह पे हम कहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। तो ये हमारी कमी है, ठीक है। थैंक यू सर। दोस्तों, अभी अखलाक आहन साहब से हम लोगों ने बात की, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के जो पर्शियन डिपार्टमेंट है स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस में, वहाँ पे प्रोफेसर हैं, पर्शियन ज़बान को पढ़ाते हैं। और जैसा कि आपको मैंने शुरू में कहा कि इनकी जो दिलचस्पी है वो किसी एक जगह पे उसको सीमित या महदूद नहीं की जा सकती है। और इनकी बातों से भी यही हमको जानने को मिला कि लैंग्वेज जो है उसको बनने में बहुत वक्त लगते हैं, और कोई भी लैंग्वेज है जो लिटरेचर है वो एक दूसरे के साथ जुड़ के, उनके साथ सीख के, आदान प्रदान करके ही आगे बढ़ती है। तो जो तंग नजरी है जो आज के समाज में हम लोग को जो देखने को मिल रहा है, और ख़ासकर इसको टॉप डाउन से तंग नजरी को ज़बरदस्ती आवाम पे थोपा जा रहा है, ये भी ठीक नहीं है। और गालिब के यौम पैदाइश पे हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, उर्दू अदब के हवाले से, लिटरेचर के बारे में, आपको फ़िलासफ़ी के बारे में। ये सब बातें बहुत ही अहम हैं।
सर मेरी जानकारी इस हल्के में बहुत कम है। मैंने पूरी कोशिश की कि कुछ अच्छे सवालात आपके सामने रखूं, फिर दोबारा आपसे हम लोग फिर बात करेंगे। और जो मेरे साथी लोग जो मेरे साथ उर्दू पढ़ रहे हैं और जिनको लैंग्वेज लिटरेचर में दिलचस्पी है, उम्मीद है कि उनको आपकी और हमारी गुफ्तगू पसंद आएगी। सर थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत। Kindly like, share and subscribe our YouTube channel